हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पेपर 1 का जो है सीटेट का पेपर देख लेते हैं जो दिसंबर 2019 में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग सिर्फ जो है सीडीपी का ही देखेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसमें जो है इसका आंसर जो होगा वो होगा जो है आपको मध्य बाल्य अवस्था। ठीक है ना, मध्य बाल अवस्था जो है इसे जो है मुख्यतः कितने वर्ष से कितने वर्ष तक माना जाता है। तो इसे मुख्यतः जो है आप देखेंगे जो 6 से लेके 10 तक माना जाता है। और प्रारंभिक बाल अवस्था को आप देखेंगे तो वो जो है 2 से लेके 6 तक माना जाता है। और जन्म से पूर्व तक भाषा का अर्जन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और किशोरावस्था में आपको पता है कि ये दोनों तो पहले ही आपको इसको कट कर लेना है, क्योंकि जो है देखते ही क्वेश्चन आपको उसमें से डिडक्टिव मेथड के तहत ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे लगाना है। इसमें से मुख्यतः 2 ही हो सकते थे, तो दोनों में जो है ये भाषा का जो अर्जन होता है वो आप देखिएगा जो है 6 से 10 साल के बच्चे जो है भाषा के अर्जन और विकास दोनों ही लिखा है, सिर्फ अर्जन नहीं है। मतलब भाषा मतलब क्या होता है, जब कोई भी भाषा का अगर भाषा को अगर कहा जाए कि भाषा किसे कहते हैं तो भाषा उसे कहते हैं जब कोई बोलना और पढ़ना जान जाता है तो उसे कहते हैं जो है भाषा। तो भाषा का जैसे आप देखिएगा कि 6 से लेके जो है 10 साल के बच्चों को उसका जो है उसको अर्जन भी कर लेते हैं और उसका विकास भी हो जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर होगा 3rd। आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो है आपको मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन से लॉरेंस कॉलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था बताया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है कॉलबर्ग ने नैतिकता का ही सिद्धांत दिया था बच्चों के लिए। तो इसमें आप देखिएगा प्रसुप्ति अवस्था ऐसा कुछ नहीं था, उनका मुख्यतः ये था सामाजिक अनुबंध अधिविन्यास। इसका मतलब होता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। कॉलबर्ग का अगर आप जब सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उनके जो है 6 इन्होंने मुख्यतः 3 चरण और उसके बाद 3 चरणों को जो है 2-2 चरणों में और बांट के उसे बताया था। इसमें बताने से जो है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे को हम लोग देखते हैं। तो कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, ये किसका जो है उदाहरण है। तो ये आप देखिएगा तो ये जो है आपको जो है जेंडर पक्षपात मंडल जेंडर बायस का जो है उदाहरण है। मतलब मुख्यतः जो है बच्चों लड़कियों के साथ जो है भेदभाव करना, इसको क्या कहते हैं, जेंडर मतलब होता है लड़का लड़की में भेदभाव करना। तो इस तरह से इसका आंसर जो है 3rd हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा कि इसमें दिया है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो सबसे अधिक जो है आपको किस चीज़ के लिए जो है इसमें सबसे बेहतर माना गया है। तो इसमें सबसे बेहतर अगर आप देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि जेंडर पक्षपात, ठीक है ना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ठीक है ना, जिसमें भी इस तरह का नेगेटिव बात हो उसको नहीं करना चाहिए। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, तो खेल समूह इस तरह का बात नहीं हो सकता कभी भी कि खेल समूह अलग अलग किसी चीज़ को बांटने वाला जैसा क्वेश्चन कभी नहीं हो सकता है। और बैठने की व्यवस्था, ये सब तो पूरा नेगेटिव, ये दोनों तो पूरी की पूरी नेगेटिव बात कही जा रही है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी नेगेटिव बात कही जा रही है। तो इसमें जो है क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, यही सबसे मतलब क्वेश्चन देख के बिना अगर आपने इसका थ्योरी नहीं पढ़ा है तो भी आपको जो कॉमन सेंस से इस तरह का क्वेश्चन लगाया जा सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में वस्तुओं के प्रभाव को। तो ये बात हमेशा देखिए जिसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक विषय से संबंधित, जैसे कि पियाजे, 3 ही थ्योरी आपको पढ़ना रहता है। एक पियाजे होता है जो ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है ना, पियाजे जो वो क्या करते हैं वो ज्ञान की बात करते हैं। और कोहलबर्ग जो है नैतिकता की बात करते हैं। और जो है आपको जो है वाइगोस्की, ठीक है ना, वाइगोस्की, इसका आंसर वाइगोस्की होगा। वाइगोस्की आपको जो है मुख्यतः जो है वो कहते हैं कि समाज और संस्कृति से जो है बच्चों का विकास होता है, इसके बारे में जो है लेवास्की कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो आगे को आप देखिएगा तो आगे का क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन है कि जिगसॉ पहेली
को करते हुए 5 वर्ष की अनन्या स्वयं से बात करती है। जैसे जिगसा पहेली हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिएगा कि इसमें आपको एक बोलता है कि स्वयं से जो है नजमा क्या है, स्वयं से बात करती है। तो जैसे कि वो अगर कोई भी स्वयं से बात करेगा तो क्या करेगा, वो व्यक्तिगत वार्ता ही बोलेगा। क्योंकि जैसे आप भी एक कॉमन सेंस सा बात सोचिए ना, कि अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अभी मैं रोटी पकाने जा रहा हूँ, अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं ये खेला खेलूँगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ढांचा बनाना नहीं कह सकते, जोर से बोलना भी नहीं कह सकते, आत्म केंद्रित वार्ता भी नहीं, इसको व्यक्तिगत वार्ता ही कह सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन को जो है थोड़ा बहुत देख के भी आप उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये ढांचा का मतलब, अगर सहयोग दे रहे हैं तो क्या करेंगे, बच्चों के साथ मिलकर आप कोई न कोई जो है उसके साथ जो है क्या करेंगे, किसी चीज़ का जो है ढांचा बनाया जाता है। उस आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो उनके मूर्त जो है, इसे आप जीन पियाजे के अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्हें के बारे में आप समझ जाएंगे कि इसमें जो है मुख्यतः उन्होंने जो है संरक्षण और कक्षा समावेश के बारे में बताया था कि उन्होंने जो है मुख्यतः 4 चरणों में जो है बांटा हुआ था, जिसे आप अपने जो है थ्योरी का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसे आप जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी पियाजा की संरचनात्मक, इसमें भी आपको पियाजा से जो है आपको पियाजा का बता रहा है कि पियाजा से संबंधित आपको बात किया जा रहा है कि पियाजा के संरचना में क्या आता है। तो पियाजा ने मुख्यतः ना जो संरचना, मतलब उन्होंने क्या कहा था, पियाजे के लिए जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए एक संरचना की बात की थी। तो ये किससे संबंधित था, ये था स्कीमा। स्कीमा का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि ये क्या है, हमारी मस्तिष्क जो होती है ना, मस्तिष्क जो होती है, मस्तिष्क में ना विभिन्न प्रकार के जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए उसमें एक ब्लॉक बनता चला जाता है हमारे मस्तिष्क में, जो भी हम नया चीज़ देखते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कभी बिल्ली देखी, तो बिल्ली का आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया। आपने कुत्ता देखा, कुत्ता का स्ट्रक्चर एक दिमाग में बन गया। हाथी देखा, हाथी का एक स्ट्रक्चर दिमाग में बन गया। उसी तरह से आपने समाज में जो है बहुत सारे लोगों को, इंसान जो है, पुरुष स्त्री बच्चा बालक, सबका स्ट्रक्चर, मतलब माइंड में किस तरह का जो है, हमारे जो है बुद्धि में, हमारे जो है जो हमारे ज्ञान में, ज्ञान का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनता है वो आपके माइंड में बनता चला जाता है। तो इसी को जो है पियाजे ने क्या था, पियाजे ने इसका नाम जो है स्कीमा रखा था। मतलब आपका माइंड किसी भी जो भी सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को किस प्रकार से अपने दिमाग में इकट्ठा करती है और किस प्रकार से एक ब्लॉक बना बना के, जैसे ही आप हाथी को ध्यान करते हैं तो आपका एक माइंड का तुरंत आपको वो हाथी का पूरा पिक्चराइज आपको दिमाग में आपके चलने लगेगी। आपको पूरा ये दिखने लगेगा कि उसका कान कैसा होता है, उसका पूंछ कैसे होता है, हाथी का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तुरंत। और जैसे ही आपसे कहा जाएगा कुत्ता, तैसे ही आपका दिमाग ना हाथी को तुरंत छोड़कर और कुत्ते के स्ट्रक्चर को जो है उसको ढूंढने में लग जाता है। तो इसे ही कहते हैं मुख्यतः। आप जब स्कीमा को अगर एक परिभाषा के तहत आप देखना चाहेंगे तो उसमें कहा गया है, स्कीमा का मतलब होता है मानसिक संरचना है। मतलब क्या है, स्कीमा एक मानसिक संरचना है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। मतलब सूचनाओं को ये क्या करती है, एक मानसिक संरचना बनाती है और सूचनाओं को धीरे 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 हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, इकट्ठा होता चला जाता है। उसे ही क्या कहा गया है, जो है पियाजे के जो है लैंग्वेज में उसको जो है स्कीमा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ये पूछा जा रहा है कि आकलन मतलब क्या होता है, असेसमेंट। मतलब किसी चीज़ का अनुमान लगाना, किसी चीज़ को एसेस करना कि वो मतलब कि कैसा होगा, ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, वो जो है किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसमें इसका जो है, अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपको 2, क्योंकि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। यहाँ आप सीधे सीधे आप आकलन को समझ लीजिए कि आकलन क्या मतलब है, असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बता रहा है। तो मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जो है जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है ना, जिस संबंधित अवधारणाओं, संबंधित मतलब किसी चीज़ भी संबंधित, जैसे मान लीजिए आपको एक कप दिया गया, ठीक है, और कप से संबंधित आपकी जितनी भी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट है, जितना भी उसके बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बिल्कुल भी सब हर चीज़ जो है उसको समझ लेना, और साथ ही उसमें उससे संबंधित जितनी भी जो है आपको जो है त्रुटियाँ हो या गलतियाँ हो या भ्रांतियाँ हो, भ्रांतियों मतलब क्या हुआ, भ्रांतियाँ मतलब हुआ मिसकंसेप्ट, ठीक है ना, कन्फ्यूजिंग का जो है शब्द, तो उसको जो है दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे आप देखेंगे, तो आगे जो है आप देखेंगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में आपको जो है इससे पूछ रहा है कि बुद्धि के बारे में क्या है, तो बुद्धि को आप एक चीज़ याद रखिएगा कि बुद्धि ना बहुआयामी होती है, ठीक है ना, बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल होती है, और ये जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा। आगे बढ़ेंगे, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इसमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन, जब भी आप एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी कोई समस्या समाधान की बात होती है ना, तो वो आप हमेशा समझिएगा कि वो हमेशा सृजनात्मक होगा। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है ना, तो वो जाहिर सी बात है, वो जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी तो फिर वो समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे अगर सड़क पे चलते चलते अचानक से जो है बहुत बड़ा ट्रक आ जाए, तो हमें उसमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, ये उस समय तुरंत ही हमारा दिमाग जो है किस प्रकार से काम करता है और कैसे एक नई चीज़ का सृजन होता है, ये मुख्यतः आपको जो है समस्या से जूझने का जो काम होता है वो सृजनात्मक के अंतर्गत ही आता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों तथा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इसमें देखिए बोला विद्यालय को बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नेगेटिव तो कॉन्सेप्ट कभी हो ही नहीं सकता है। वह इस स्थिति को जैसी है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, ये कभी नहीं हो सकता। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगर ये तीनों नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसका आंसर जो है चौथा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है बाकी बात तीनों में ही ना नेगेटिव बात कही है। इसमें कही गई है कि अपनी शिक्षण पद्धति में विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके से ढूंढना चाहिए। तो ये आप ना उसको इसे डिडक्टिव मेथड से भी निकाल सकते हैं, कि जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसको डिडक्टिव मेथड कहते हैं, तो उसका भी आप उपयोग इसमें कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, मतलब अगर आपको किसी चीज़ के मतलब कि किसी चीज़ के स्पेशल किसी चीज़ के आपको जो है टीचिंग कराएं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स अगर आपको देना है, ठीक है ना, किसी चीज़ की किसी के बारे में भी इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत अगर कोई चीज़ का आपको टीचिंग करना है, तो इसमें कह रहा है कि आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं हो सकता। बिना तैयारी के कभी भी किसी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा, कभी कभी तैयारी करनी चाहिए। जब भी आप किसी चीज़ कॉन्सेप्ट को किसी को समझाना हो तो तैयारी जरूर करें, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए, यही हो सकता है। तैयारी करने के लिए हतोत्साहित ये भी नेगेटिव शब्द है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसमें मुख्यतः आपको कौन सा समझ में आ रहा है, तो इसमें आपको जो है तीसरा ही समझ में आ रहा है, और इसका जो है इसका आंसर भी जो है तीसरा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, तो पठन वैफल्य मतलब ये हिंदी में तो ऐसा शब्द लिख दिया है जिसे बच्चे समझ ही ना सकेंगे खास करके। तो ये पठन वैफल्य आप इसको ना जो है डिसलेक्सिया आप देख लीजिए, ये एक बीमारी होती है जो बच्चों में खास करके बीमारी होती है। आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी अलग अलग से पढ़ना पड़ता होगा, ठीक है ना। उसी में से जैसे डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, अफेजिया हो गया, ये सारा जो एक बीमारी होती है जो पढ़ाई से संबंधित होती है। फिर उसके बाद से डिसथीमिया हो गया, डिस्मोर्फिया हो गया, तो ये सारी बीमारी है जिनको आपको अलग से एक अध्याय ही है जिसे आपको पढ़ना होगा। तो इसमें जो है क्या है, इसका मुख्यतः क्या है, ये पढ़ने में बच्चे अगर ये बीमारी बच्चों को हो जाती है तो वो पढ़ने में अक्षम हो जाते हैं, मतलब धारा प्रवाह बहुत जल्दी बच्चे जो है उसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर जो है आपको जो है 15 हो जाएगा। आगे देखिए, तो शिक्षा का अधिकार बोल रहा है। शिक्षा का अधिकार मतलब आपको शिक्षा का अधिकार तो एक चैप्टर है, तो उसे आपको पूरा हमेशा याद ही रहना चाहिए कि क्या क्या शिक्षा का अधिकार
19 में जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा पर निम्नलिखित में क्या आधारित है। समावेशी शिक्षा मतलब हमेशा याद रखिए जो सभी के विकास के लिए, जिस प्रकार जो सभी के विकास के लिए शिक्षा दी जाती है उसी को जो है समावेशी शिक्षा कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर मुख्यतः आप देखिएगा इसमें व्यवहारवादी सिद्धांत ये नहीं हो सकता है। इसमें अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति, कोई भी चीज़ जो अशक्त हो या कोई भी उसके प्रति सहानुभूति कभी नहीं दिखानी चाहिए। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसका आंसर यही होगा। उसके बाद आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ठीक है ना। संरचनात्मक ढांचा मतलब आप कह सकते हैं निर्माणवादी वे, मतलब किसी चीज़ का जो है, इसमें आपको देखिए इंग्लिश में लिखा भी है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है ना। इसमें आपको इंग्लिश में आप देखिए इसमें लिखा है कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है ना। और निर्माण अब तभी किया जा सकता है ना जब जो है उसके प्रति आपका जो है अवबोधन हो। अवबोधन मतलब क्या होता है, फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। मतलब अवबोधन का मतलब आप सीधे समझिए, आप जैसे एक आप देखते होंगे कॉम्प्रिहेंशन सब, मतलब किसी चीज़ को समझ कर और फिर उसके अनुसार कोई क्रिया, जैसे कि आप हिंदी पेडागोजी में आप देखते होंगे कि पूरा एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसको समझ के फिर आपको जो है उसको आंसर जो है आपको देना होता है। तो वो भी एक तरह का कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, वह भी एक तरह का अवबोधन ही होता है। तो इसका मतलब है उसकी कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है किसी चीज़ को मीनिंग को बहुत अच्छे से समझ जाना। तो संरचनावादी ढांचा का मतलब यही होता है किसी को बहुत आपके समझ बूझ के आधार पर, मतलब आप किसी भी विषय में, मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप किसी चीज़ को कैसे समझ रहे हैं, यही इसका मुख्य जो है सिद्धांत है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजा अनुभूत सिद्धांतों में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। एक शब्द आया है आपको नाइव थ्योरीज, या फिर आप कह सकते हैं सहजा अनुभूत सिद्धांत। सहजा अनुभूत सिद्धांत को जब आप तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा आपको सहज जोड़ अनुभूत। जो भी आपको सहज तरीके से जो भी आपको ज्ञान मिला हुआ है, या जिसको भी आप कह सकते हैं कि अनुभवहीन ज्ञान, तो अनुभवहीन ज्ञान जो है इसको आप दूसरा, इसका नाम है अनुभवहीन ज्ञान। तो बच्चों को जो भी अपने अनुभव से, मतलब कि जो भी इस प्रकार का उन्हें ज्ञान मिला हो जो कि परिपूर्ण नहीं हो, जो बहुत मतलब सिर्फ उन्होंने अपने अनुभव से या फिर आसपास के जिसके लोगों से सुना और उनको ऐसा लगा कि ये सही है, अगर इस तरह का बच्चों के पास कोई ज्ञान है तो आप एक शिक्षिका होने के सहारे से उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए सबसे अच्छा बात क्या है कि जो है सबसे इसमें एक चीज़ करा कि बच्चों के सिद्धांतों का अनदेखा करना, ये कभी नहीं हो सकता। बच्चों को दंडित करना, ये कभी नहीं हो सकता। बार बार याद शब्द किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दे कि मेमोराइज, तो वो आंसर हमेशा ही गलत होता है। तो याद, क्योंकि जब आप जो है शिक्षा का अधिकार या जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें पूरा लिखा हुआ है कि मेमोराइज, जो भी याद करने की परंपरा है उसे ख़त्म कर देना है। इसी तरह से अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया आया है 2019, उसमें भी ये बात कही गई है कि मेमोराइज वाली कॉन्सेप्ट जो है हमेशा गलत होनी चाहिए। तो इसमें क्या, प्रतिकूल प्रमाण तथा उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांत को चुनौती देना, मतलब बच्चों को ये समझा देना कि मतलब कि ये मतलब प्रतिकूल प्रमाण, मतलब जैसे प्रतिकूल मतलब क्या होता है कि शुड बी चैलेंज बाय द प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस और एग्जाम्पल, मतलब ऐसा आप प्रमाण या ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि जो बच्चे के अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो कोई भी कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट जिसको कह सकते बनाया है, तो वो जो है क्या है, धूमिल हो जाए। बाल छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो ये हमेशा रखिएगा कि बच्चों का जो अनुभव होता है उसमें, मतलब अगर छात्र केंद्रित है तो वो जाहिर सी बात है बच्चों से संबंधित ही वो जो है शिक्षा होगी। दूसरा है संवेग और जो है और संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित है। सन्निहित में इंटरवोवन है, ठीक है ना। संवेग का मतलब क्या हो गया, संवेग का मतलब होता है इमोशन, जो यहाँ पे लिख रखा है। और जो है संज्ञान का मतलब क्या है कोग्निशन। कोग्निशन मतलब क्या होता है, ज्ञान, जो आपने पियाजे की थ्योरी में पढ़ा होगा, ज्ञान वही है। ज्ञान मतलब क्या, इमोशन और जो है किसी का ज्ञान क्या होता है, कभी
हमेशा जो है एक दूसरे के जो है सन्निहित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है संरचनावादी सिद्धांत। यहाँ फिर आपका कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत आ गया है। सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों संरचनात्मक मतलब सीधे सीधे आप समझ लीजिए किसी चीज़ को स्ट्रक्चर करना, बनाना, जैसे कोई बिल्डिंग बनाना होता है, उसी प्रकार से शिक्षा के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था को भी बनाना या फिर शिक्षा भी जो है किस तरह से आपका कंस्ट्रक्ट करेंगे यही बताया जा रहा है उसमें भी। तो अधिगम पूर्ण उत्पादन स्मरण की, जहाँ भी स्मरण टाइप से चीज़ शब्द हो तो उसको सबसे पहले काट देना। ये बिल्कुल अधिगम यंत्रवत याद, मैंने कहा याद करने वाली चीज़ कभी नहीं होगी। अधिगम आवृत्तीय संबंध द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, जहाँ इस तरह का शब्द आए रिपीटेशन, ठीक है ना, किसी चीज़ का रिपीटेशन बार बार होना, उस तरह का शब्द काट देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका आंसर चौथा होगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन। विनियोजन मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ देखिए लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द एक्टिव इंगेजमेंट। मतलब कैसा होना चाहिए आपको जो है, आप किसी चीज़ का भी मान लीजिए आपको एक भवन बनाना है, संरचना आप निर्माण कार्य से ही समझ लीजिए, आपको एक भवन बनाना है तो भवन आप कैसे करेंगे, भवन आप तभी बना सकते हैं जब आप उसमें क्या होगा एक्टिव इंगेजमेंट, मतलब उसमें आप एक बिल्कुल रम बस जाएंगे, मतलब आपको ये पता हो जाएगा कि किस किस तरह से वो भवन बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ नाली बनेगी, कहाँ घर बनेगा, कहाँ दरवाज़ा बनेगा। तो इस क्या होता है, तो इसी प्रकार से शिक्षा अधिगम मतलब किसी चीज़ को सीखना, अधिगम मतलब क्या होता है किसी चीज़ को सीखना। तो सीखेगा कोई कैसे, तो सीख तभी सकता है व्यक्ति जब उसमें उसका जो है क्या होता है पूरी तरह से वो उसमें जो है इंगेज्ड हो, पूरा सक्रिय रूप से वो इंगेज हो, तो उसे ही जो है अधिगम कह जो है उसको कहते हैं संरचनात्मकवादी सिद्धांत। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो जब भी आप कोई चीज़ को उदाहरण देते हैं तो उदाहरण देने का मतलब ये है कि आप किसी अवधारणा को उसे समझाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी ऐसा उदाहरणा है तो उसका मतलब है कि इसको देखें, हाँ, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली, इसका ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कह रहा है यह अवधारणात्मक समझ के लिए, समझ के बजाय, ये बजाय जहाँ भी शब्द है बजाय तो ये ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका को जो है आपको तरीका है, ठीक है ना। उदाहरण या फिर गैर उदाहरण, ये किस चीज़ को आपको इसका परिणाम आएगा। अवधारण मतलब क्या होता है, आपको कॉन्सेप्चुअल किसी चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बजाना। जैसे कि अगर कोई कहे कि जो है कोई भी कुछ कह दे, जैसे मान लीजिए आपसे कह दे गाय, तो गाय के बारे में जब आपकी नॉलेज पूरा बन जाता है तो उसे ही कहते हैं अवधारणा, मतलब किसी चीज़ के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर लेना ही जो है क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब आप क्या करेंगे, अगर आप जो है बच्चों को बार बार जो है उसको दंड देंगे, ठीक है ना, उसको पुरस्कार देंगे, तो इसका क्या प्रभाव, बाहुरी अभिप्रेरणा, मतलब अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है, मोटिवेशन कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप ये देखिए क्या बोल रहा है, ये बोला है कि पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करना। मतलब बच्चों को आप जब कोई चीज़ सिखाते हैं, अधिगम मतलब कोई चीज़ सिखाते हैं तो उसमें किस चीज़ का उपयोग करेगा, एक तो आप दंड का और एक प्रयोग का। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए अगर आप किसी को दंड दे रहे हो प्रयोग करें तो ये क्या होता है, बाहरी अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन को कम करता है, ऐसा नहीं हो सकता। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाती है, ये भी नहीं हो सकता है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी नहीं होगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है, ये इसका होगा क्योंकि इसका आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर आप बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं, ठीक है ना, और उसे दंड भी देते हैं तो क्या होगा, बच्चा जो सीखता है उसकी जो स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा क्या होगी, किसी चीज़ को जो है अधिगम के लिए जो उसकी सीखने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप दंड भी दे रहे हैं। और दंड से और पुरस्कार से मतलब उसको जब तक आप दंड नहीं देंगे और जब तक उसे पुरस्कारित मतलब उसे आप इस चीज़ का आदी बना रहे हैं कि या तो उसे दंड मिले
मिले या तो उसे पुरस्कार मिले, तभी जो है वो कोई काम करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे उसका जो स्वाभाविक अभिरुचि होती है और किसी प्रति किसी चीज़ के लिए जिसके जानने की इच्छा होती है, तो वो तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे दंड न मिले और या तो उसे पुरस्कार नहीं मिले। तो इसलिए इसका आंसर जो है आपको चौथा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी? सार्थक अधिगम मतलब होता है, सार्थक मतलब क्या होता है, सार्थक मतलब होता है प्रैक्टिकल, प्रोमोट मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक मतलब होता है बिल्कुल किसी चीज़ को बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होना, ठीक है ना। वो कैसे आप कर सकते हैं, तो वो आप मतलब किसी को सहयोग, शारीरिक दंड, इस तरह का कॉन्सेप्ट कभी भी बच्चों का जब कोई चीज़ हो तो कभी नहीं इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। बच्चों के साथ तुलना कभी नहीं की जा सकती है। तो सहयोग किया जा सकता है, सतत सहयोग किया जा सकता है और सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है। इसका आंसर 2 होगा। कुछ चीज़ तो आप पता है अपने कॉमन सेंस लगा के या फिर जब आपको कोई चीज़ नहीं आता हो ना, तो आप अपने बच्चों के आसपास के चीज़ों को आप देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी बच्चों का क्रियाकलाप कैसा होता है, तो उसके आधार पर भी आंसर दिया जा सकता है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, मतलब कैसे सहज करेंगे, ठीक है ना। एक व्याख्यान देखकर प्रतियोगियात्मक अवसरों की व्याख्या करके बार बार यांत्रिक, जहाँ भी यांत्रिक जैसा शब्द आ जाए तो वहाँ कभी भी आंसर नहीं लगाना है, क्योंकि वो कभी सही नहीं माना जाता है। क्योंकि यांत्रिक मतलब होता है यत्र, मतलब जो है उसी के बार बार पढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा। अन्वेषण मतलब होता है खोज करना और परिचर्चा के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों को आप कोई भी चीज़ को जब उसे आप अपॉर्चुनिटी देंगे कि एक्सप्लोरेशन करो, मतलब आप खोज करो, और साथ ही आप उसके प्रति, क्योंकि जब खोज किया जाता है तो भी उस पर चर्चा किया जाता है, तो वो चीज़ भी जो है उसके लिए काम आता है। उसके बाद 26वां नंबर देखते हैं। तो एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेगी? तो किस प्रकार से कैसे करें, तो बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उसी पर आधारित विचार मंथन करके जो है वो क्या कर सकती है बच्चों की, ये आप देख कर ही आप जान सकते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा बच्चों को पुरस्कार भी नहीं देना चाहिए हर छोटा छोटा कार्य के लिए, नहीं तो बच्चा उसके आदी हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चा आप किसी बच्चे को कहते हैं कि जाओ ये होमवर्क बना के अगर लाओगे तो तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी, तो वो चॉकलेट का आदी हो जाएगा। तो आदी नहीं बनाता है, केवल प्रक्रियात्मक, मतलब जो है आप जो है हमेशा जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर हमेशा जब भी याद रखिएगा, कोई भी जब केवल शब्द आ जाए तो उसको काट दीजिए, क्योंकि केवल वाला कभी आंसर नहीं हो सकता है। गलत उत्तर को अस्वीकार करके एवं दंड जैसा चीज़ कभी नहीं करना चाहिए। चौथा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपने अगर 50% भी पढ़ा है और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास, शारीरिक वृद्धि सबसे अधिक आप जानते हैं जब बहुत बच्चा छोटा होता है उस समय होता है, या फिर जो है प्रारंभिक बालावस्था में होता है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत मतलब जो है विकास कैसे कैसे बच्चों का विकास बढ़ता है वो, तो विकास जीवन प्रयत्न चलता है। हाँ सही बात है, विकास जीवन प्रयत्न ही चलेगा, ठीक है ना। और तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला एक शब्द यूज किया है, नहीं हो सकता है। ये बताइए आप। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब मॉडिफिएबल होता है। हाँ उसको मॉडिफाइड, विकास को जो है मॉडिफाई होता रहता है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको नेगेटिव पहले ही दिख जाएगा कि चौथा नेगेटिव दिख रहा है, इसलिए। और जाहिर सी बात है विकास होता है उसमें आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों का ही भूमिका होता है। तो ये तीनों तो जो है आपको सही है, इसलिए ये नहीं होगा, आंसर आपका चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे आप देखिएगा व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता मतलब पर्सनल, जो इंडिविजुअल लोग दिखते हैं उसका क्या कारण होता है, तो उसका आनुवंशिक और जन्मजात दोनों ही कारण होता है, कोई एक कारण नहीं होता, उसका आनुवंशिक और जन्मजात दोनों ही कारण होता है। इसका चौथा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, पहले आंसर देख लीजिए। द्वितीयक समाजीकरण मतलब हो गया परिवार और मीडिया, क्योंकि पहला समाजीकरण परिवार और पड़ोस होता है, द्वितीयक समाजीकरण जो है परिवार। तो इस तरह से ये पूरा 30 मैंने जो है ख़त्म कर दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। जय हिंद।